बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। दोहा की वक्ती जंगबंदी के बाद इस्तंबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर हो गया है और मुज़ाकरात में एक अबूरी फ्रेमवर्क पेश किया गया है जिसमें फ़ौरी जंगबंदी, बाहमी सिक्योरिटी जायज़ों का तबादला और मुश्तरका बॉर्डर कमीशन की तश्कील पर इत्तफ़ाक़ राय का अंदिया शामिल है। इस फ्रेमवर्क में एक अबूरी मैकेनिज़्म के तौर पर सरहदी निगरानी में इजाफा, दरियाई वसाइल की आर्जी इश्तराक के असूल वाज़िया करने का भी अंदिया दिया गया है ताकि इलाके में कशीदगी को वक्ती तौर पर कम रखा जा सके और फ्रीकैन के दरमियान एतमाद साजी शुरू हो सके। मगर इसी दौरान तालिबान हुकूमत ने अचानक चित्राल से निकलने वाले दरियाई कंटर पर डैम तामीर करने का हुक्म दे दिया है। ये वही दरिया है जो अफ़गान हदूद से गुजरते हुए पाकिस्तान की ज़मीनों को सैराब करता है, हमारी ज़रई मईशत, पन बिजली और पीने के पानी का बुनियादी ज़रिया है। तालिबान ने हुक्म दिया है कि वजारत तवानाई किसी गैर मुल्की कंपनी का इंतज़ार किए बगैर फौरी तौर पर काम शुरू करे। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में दो टोक ऐलान किया है कि अफ़गान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ट्रांजिट ट्रेड आर्जी तौर पर मुअत्तल है और सिक्योरिटी जायज़े मुकम्मल होने तक किसी रायत का इम्कान भी नहीं है। इस पस मंज़र में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का खुली जंग वाला बयान सामने आया है जिसने खित्ते के सफारती और अस्करी तवाज़ुन को मज़ीद हसास बना दिया है। इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल समरेज सालिक साहब ने, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, और मेरे साथ हैं डॉक्टर सलमा मलिक, आप इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। जल साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। तालिबान हुकूमत का दरिया कंटर पर डैम बनाने का ऐलान, क्या ये सिर्फ एक तरक्याती फैसला है या पाकिस्तान की ज़रई शहरत पर जोग्राफियाई दबाव डालने का एक बाकायदा हिकमत अमली जो अफगानिस्तान की तरफ से हम होते देख रहे हैं? मंसूर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। जो आपका क्वेश्चन है, जो काबुल रिवर के ऊपर अफगानिस्तान एक डैम बनाने जा रहा है उसके बारे में, जी सर, तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली एक तरफ तो अगर देखा जाए तो ये एक अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। वो अपनी ज़राअत, अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए इसके इनिशिएटिव कर सकते हैं और उन्हें करने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्यों इसके बारे में कुछ रिजर्वेशन रखता है, वो इस वजह से कि पिछले तकरीबन 25 साल से इंडिया और अफगानिस्तान को जो नेक्सस है वो उभर कर सामने आया है। पर्टिकुलरली रीसेंट पास्ट में जब हमने एक जंग वाला माहौल देखा अफगानिस्तान के साथ, तो उस वक्त हमें पता है कि उन दिनों अफगानिस्तान के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे वो इंडिया विजिट कर रहे थे। सो वहां से बड़ी स्टेटमेंट्स आई। सो पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो भी जेन्युइन है कि वाइल अपनी अंदरूनी चीजों को बेहतर करने के लिए जो भी इनिशिएटिव ले, दैट इज वेलकम। ठीक है, लेकिन ऑन बेहेस्ट ऑफ जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर आबी जारियत जो है उसने मुसल्लत की हुई है, इंडिया के बेहस पे ऐसा काम ना हो जिसके ऊपर जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान के पानी, पाकिस्तान का जो राइटफुल शेयर है पानी का, उसको कम करने का या बंद करने का, उसमें किसी किस्म की जो है वो एग्रीवेशन ना हो, बिकॉज जो काबुल के ऊपर एक और डैम बन जाए जो कि उस तरह के कंट्रोल में हो और पाकिस्तान के लिए मजीद प्रॉब्लम्स में इजाफा हो। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, लेकिन इस सूरत हाल में डॉक्टर सलमा, जो जनरल समरेज कह रहे हैं, इसका एक दूसरी साइड पे अगर हम जाएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी बाज़ाब्ता आबी मुआहदे की अदम मौजूदगी है इस वक्त। इसमें क्या आपको लगता है कि तालिबान इस वैक्यूम को इस्तेमाल करके मुस्तकबिल में पाकिस्तान के पानी के हिस्से पर कोई यकतरफा फैसला मुसल्लत कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है अफगानिस्तान के साथ, तो और जो जन साहब बात कह रहे हैं, अगर वो अपनी जुरिस्डिक्शन में कर रहे हैं तो पाकिस्तान किस हद तक उसको प्रेशराइज या उस पर इफेक्टिव हो सकता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब प्रोग्राम में लेने का आपका। जनरल सालिक साहब ने जो बात करवाई है, आप उसका जो अगला पहलू है, उन्होंने ये कहा कि बेशक वो उनका राइट है, और अगर हम भी कोई ऐसा बंद बांध रहे होते जैसे अफगानिस्तान में है, तो हम पे कोई एतराज़ उठाता तो हम ये कहते कि हमारा हक है। पर जो अपर एंड लोअर राइपेरियन स्टेट्स का एक इशू है, उसमें ये है कि जो पानी डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा होता है उसकी एक अगर बायलैटरल मुआहिदा ना भी हो तो देर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको आपको अबाइड बाय और फॉलो करना होता है, जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस।
अब देखें, अब मसला ये है कि क्योंकि साउथ एशिया में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ट्रू। अगर हम बिल्कुल एक नेचुरल रूल ऑफ द रिवर वाटर फ्लो को फॉलो करते, जो कि जिसकी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी क़याम में आई थी, क्योंकि भारत की तरफ से ये जाहरियत शुरू हो गई थी सन 1947 ऑनवर्ड्स, कि पाकिस्तान को हमने अनडू करना है, और उसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम इनका पानी रोक लें। और जब हम पानी रोकेंगे तो पंजाब जो है वो बंजर हो जाएगा, बेआब हो जाएगा, और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसमें जो है कहत पड़ेगा, खाने की किल्लत पड़ेगी, और ये लोग मजबूर होके हमें रीजॉइन करेंगे। तो पानी जो है वो बहुत हद तक पोलिटिसाइज हो चुका है। ठीक। और उस वजह से फिर इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जो कि एक बायलैटरल ट्रीटी थी, पर उसकी जो बहुत सारे क्लॉजेस हैं, हाँ। अगर हम उनको देखते हैं तो वो बड़े नेचुरल क्लॉजेस हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अपर एंड लोअर राइपेरियन स्टेट्स की क्या ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस एंड क्या उनके राइट्स हैं। लाइकवाइज अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं तो ये बात हम लोगों ने बहुत दफ़ा ट्रैक टू जी। में बहुत दफ़ा इस बात को लाया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पानी की मुआहदा होना चाहिए, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। भारत जो है बहुत अरसे से अफगानिस्तान में सलमा डैम, एक दो और डैम्स की ऊपर काम कर रहा है, जिसका मकसद ये है कि काबुल रिवर के पानी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ठीक। और हमें जो है वेस्टवर्ड्स प्रॉब्लम दी जाए। वेरी ईस्टवर्ड हमने देखा कि जो हमारे 3 दरिया उनके साथ शेयर हैं, और वहाँ से उनका पानी जो भारत है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो किस तरह उन्होंने वाटर पॉलिटिक्स खेली है। ओके। सो एक तो जो टाइमिंग था वो वो बड़ी देखने की खराब। बहुत ज़रूरत ठीक, है। बिल्कुल जी, ठीक। वो टाइमिंग बड़ी ख़राब थी, जैसे जनरल साहब ने फरमाया। और दूसरा ये कि हम उनके हक की बात को बिल्कुल रद्द छेड़ नहीं नहीं रहे, करते, लेकिन ऑब्वियसली एक पर चैलेंज। हम ये कह रहे हैं कि आपस में ये देख के कि एक तो आप मौके की मुनासबत देखें, और फिर उसके बाद ये देखें कि आप हमारे दुश्मन के साथ ना खेलें। वेरी हमारे इंपॉर्टेंट पास पॉइंट। जो अफगानिस्तान के लिए है वो ये है कि ट्रेड उनकी हमारे पे डिपेंडेंट है, तो फिर ये ना हो कि हम किसी और दहेज पे निकल पड़े। वेरी दोनों राइट। हमारे ये जो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट। जैल साहब, जो बात इस वक्त डॉक्टर सलमा कह रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट डेफिसिट भी है यहाँ पर, और उस ट्रस्ट डेफिसिट का जो हम उसका रिजल्ट देखते हैं वो ये है कि तालिबान का गैर मुल्की कंपनियों का इंतजार किए बगैर डैम का फैसला, क्या आप ये अंदिया नहीं देता कि उन्हें किसी बड़ी ताकत, और इन दिस केस पर्टिकुलरली इंडिया की गैर रस्मी पुष्तपनाही हासिल है, जिसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है। वाटर की एक अर्लियर हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंशन चल रही है हिंदुस्तान के साथ, और अब गोइंग फॉरवर्ड अब अगर अफगानिस्तान के साथ भी चल रही है। इसको आप फिर कैसे, वो जो आप पहले बात कर रहे थे नेक्सेस, वो तो बड़ा खुल के अब सामने आ गया इसके बाद। मंसूर, जब भी कोई एक नई एक्टिविटी इमर्ज होती है तो उसको ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसके पैराए में देखा जाता है। इस वक्त जो ओवरऑल एनवायरनमेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है वो एक स्ट्रेंजमेंट वाली है, वो कॉर्डियल नहीं है। और यहाँ पे के मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज हुआ, एक दूसरे को पर जंग मुसल्लत की गई। तो इस एनवायरनमेंट में डेफिनेटली कोई हमारा कोई बहुत ज़्यादा जो ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, और इस मौके पे जो भी बात होगी उसको शक की नज़र से देखा जाएगा। ये कुदरती अमर है। ठीक। तो इस स्टेज के ऊपर सडनली एक काबुल रिवर के ऊपर एक डैम की बातचीत का इमर्ज होना और उसको एक जोर शोर के साथ फॉलो करना, डेफिनेटली उसके ताने बाने मिलते हैं इंडिया के साथ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है। एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में अगर ये डेवलपमेंट हो रही हो तो उसे डिफरेंट नजर से देखा जाएगा। अब जब किस हालात में किया जा रहा है तो एक डिफरेंट नजर से देखा जा रहा है। लेकिन मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि एक तो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर सलमा ने कहा है कि लो रिपेरियन और अपर रिपेरियन, लेकिन एक पोर्शन काबुल रिवर का वो भी है जो पाकिस्तान से गुजर के फिर अफगानिस्तान में दाखिल होता है। ठीक। तो पाकिस्तान भी ऐसा इनिशिएटिव ले सकता है जहां पे कि शायद काबुल रिवर का जो पानी है वो अफगानिस्तान में उस अमाउंट में दाखिल ही ना हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ये काम करने चाहिए, ना कि ये मूव्स हो और काउंटर मूव्स हो जिसमें दोनों की आवाम का नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी राइट। लेकिन डॉक्टर सलमा, दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात की अगर मैं बात करूं, मुज़ाकरात होने के बावजूद सरहदी झड़पें, गोलाबारी, फायरिंग क्यों जारी है? तालिबान हुकूमत के पास पाकिस्तान से अमन के फैसले का कोई हकीकी इख्तियार मौजूद है, आपको लगता है, या ये फैसला किसी और ताकत के हाथ में है? क्योंकि अपेरेंटली
इतना सब कुछ अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस होने के बाद, 3-4 जनरेशन्स पाकिस्तान में रहने के बाद जिस तरह का रिबाटल और जिस तरह की दहशतगर्दी वहाँ से पाकिस्तान में आती है, आप उसको कैसे एनालाइज करेंगी फिर? देखिए, हम जब अपने आप को देखते हैं, हमने जो वॉर ऑन टेरर लड़ी है और काउंटर टेररिज्म की एक बहुत कामयाब ऑपरेशंस हम लोगों ने देखे हैं इन पिछले 20 सालों में। और फिर भी हम ये देखते हैं कि बेशक अफगानिस्तान से एमिनेट करके आ रहा है, पर टेररिज्म का वेव एक दफ़ा फिर परवान चढ़ रही है। और पाकिस्तान में गवर्नेंस इंडिकेटर्स बिल्कुल ठीक हैं, हमारी फ़ौज माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। ये कोई आसान काम नहीं है काउंटर टेररिज्म या काउंटर मिलिटेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी करना। इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। ठीक। अगर हम ये देखते हैं, एंड डेफिनेटली हर स्टेट पार्टी के ऊपर इस चीज़ का जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी सरजमीन पे जो चीज़ हो रही है उसको उसकी रोकथाम करे। तो बावजूद उसके हमने देखा है पाकिस्तान क्या, अफगानिस्तान क्या, अमेरिका जैसे ममालिक जो हैं वो उन्होंने घुटने टेक लिए थे अफगानिस्तान में 20 साल जो उन्होंने एक स्वांग रचाया था उसके बाद। और वो यहाँ बहुत सारे अपने रेमिनेंट्स छोड़ के गए हैं, हथियार छोड़ के गए हैं, बहुत सारे प्रॉक्सी एजेंट्स छोड़ के गए हैं जो कि एक दूसरे को चेकमेट करते रहते हैं। और बिलाशुबा के तालिबान हुकूमत जो है, जो अभी मौजूदा तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन सारे ग्रुप्स में से सबसे ताकतवर थी, दैट इज़ वाई इट प्रीवेल्ड। और उसका वो है, बट उसको चेकमेट करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी एंटिटीज़ छोड़ी हुई हैं। सो अगर हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में कोई एक एंटिटी है जो कि इस तरह की हरकतें कर रही है, तो थोड़ा सा हमें वो उसको अपने पिक्सल्स को एक्सपैंड करके अपने पिक्चर को वाइडन करके देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़, अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं जिसमें वहाँ उनकी भी कुछ बेबसी दिखाई देती है। ओके। बट उसका जो बेस्ट तरीका वो ये है कि अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत के साथ, क्योंकि हम उनके साथ ताउन करके ये काम करना चाह रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। दुश्मनी नहीं निभाना चाह रहे। हाँ। तो अगर हम कदम ब कदम मिल के चलेंगे और अगर वो हमें ये बताते हैं कि कुछ चीज़ों में वो मजबूर हैं, वो नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान में ये नहीं है कि हम समझना नहीं चाहते। ओके। हम मिल के उनके साथ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करेंगे जिसका ठीक। जो ठीक। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं अफगानिस्तान के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। लेकिन इसके अंदर जो डॉक्टर सलमा आप बात कह रही हैं, अगर मैं जल साहब के पास यही लेकर जाऊं, और जल साहब ज़रा अब हम एक बड़े कैनवस पर अगर देखें, तालिबान बारहा वादा कर चुके हैं कि वो टीटीपी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से रोकेंगे, मगर ग्राउंड रियलिटी आप मुझे पूरे पाकिस्तान को पता है इसके बरक्स है। अब सर इसमें दो चीज़ें हैं, या तो तालिबान की सलाहियत का मसला है या इरादे का। अब बड़े कैनवस में ज़रा हमें बताएं किस चीज़ की वहाँ पर कमी है जी, मसला किस चीज़ का है? देखिए, मेरे नज़दीक तो विल की प्रॉब्लम है। विल नहीं है इस चीज़ को कंट्रोल करने की, क्योंकि अगर सलाहियत में कमी हो, जो डेफिनेटली वो भी एग्जिस्ट करती है, तो आप दूसरी पार्टी को बता सकते हैं या उससे कोई हेल्प ले सकते हैं या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं तो करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास ये डेफिशिएंसीज हैं जिसमें आप मेरी हेल्प कर दें या करवा दें कहीं से। ठीक है। लेकिन जब विल ही ना हो काम करने का, तो फिर जो है वो सलाहियत होना या ना होना जो है वो बेमानी बन जाता है। तो हमने देखा है कि जब से 2021 से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, तो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुए ईयर वाइज अगर वो हम फिगर्स देखें तो बहुत अलार्मिंग फिगर्स हैं और बहुत तेजी से वो बढ़ी है। हाँ। पर्टिकुलरली अगर आप बलूचिस्तान की सिचुएशन को देखें, जी जी। तो बलूचिस्तान में मैंने जब सर्व किया था, दैट वाज 2012 टू 2014। ओके। उस वक्त के जो वहां पे जो मिलिटेंट्स थे और आज के मिलिटेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। उनके पास वो वेपन्स कहां से आए जो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, उनके पास वो कैपेबिलिटी कहां से आई। जब हम लोग उधर थे तो हम उनके बारे में ये कहते थे कि ये वो लोग हैं जो कि दरिया के पार से गाली दे के भाग जाते हैं। हाँ, ऐसे ही था। बिल्कुल अब ठीक है। मिलिटेंट्स बलूचिस्तान में वो पिच बैटल लड़ते हैं और वो एम्बुशेस ले डाउन करते हैं और वो रेड्स करते हैं। ये सारी कैपेबिलिटी कहीं से उनके पास आई है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग है। तो पाकिस्तान ने थ्रू आउट अफगानिस्तान को यही कहा कि इनको कंट्रोल करे, वरना ये है कि ये जो है वो पाकिस्तान को खुद करना पड़ेगा। और अभी आपने देखा कि जब से हमने स्ट्राइक की है तो काफी हद तक टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर जो उसमें ड्रॉप आया है। आई विश सो कि इसी तरीके से रहे,
और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन कायम हो और हम एक दूसरे से मिल के इस जो मुसीबत है इसका सामना करें। लेकिन जनरल साहब, अगर तालिबान वाकई टीटीपी को कंट्रोल नहीं रखते या कर सकते तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का जवाब बाकी क्या रहता है? मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रही। देखिए, जब भी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट अप्लाई होता है तो आप बेसिकली इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आप वो जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो सकें। हाँ। इससे पहले जब हम बातचीत कर रहे थे अफगानिस्तान से, तो हम एक ब्रादराना लेवल पे, एक रिक्वेस्टिंग मोड में, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर उनको ये वागुजार करवाने की कोशिश कर रहे थे कि जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। ओके, ठीक। जब हमने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट और एक पनिशमेंट दी अफगानिस्तान को और ये बताया कि हम ये लाइन भी क्रॉस कर सकते हैं, तो मेरे नजदीक फिर जो मुज़ाकरात के कामयाबी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेरी राइट। डॉक्टर सलमा, जो जल साहब बात कह रहे हैं, तो फिर इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर क्लोजिंग की तरफ लेकर आऊं तो पाकिस्तान के खिलाफ बैक वक्त मगरबी बॉर्डर जो अफगानिस्तान है और मशरकी जो भारत है पर दबाव डालना, इलाकाई गठजोड़ हम इसको कहेंगे, इसको किस चीज़ का टर्मिनोलॉजी देंगे? क्योंकि दोनों तरफ से एट अ टाइम प्रेशराइज करना पाकिस्तान को, इसको आप कैसे देखेंगी? जी देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो हमारा इंडिया बॉर्डर है, जो हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो वहाँ का तो हमें बहुत पोजीशन क्लियर है, वहाँ की डायनामिक्स तो हमारे लिए बिल्कुल, उसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा एक इशू रहता है वो ये है कि ये बरादर इस्लामी मुल्क है और हम इसके साथ बहुत बहुत पॉजिटिविटी भी शेयर करते हैं। एहसान जताने की बात नहीं है। देयर इज अ लॉट दैट पाकिस्तान हैज डन फॉर अफगानिस्तान। वेरी राइट। और उसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट को इन्हांस करने वाली चीज़ है, उसमें भारत हमेशा हमेशा जो है वो बहुत फोर फ्रंट पे रहा है। चाहे वो सोवियत यूनियन का टाइम था जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में था, चाहे वो पोस्ट सोवियत विड्रॉल था, 9/11 था, हर टाइम पे हमने देखा है कि भारत ने साइडें बदली हैं और उनको बड़ा प्ले अप किया है। अफगानिस्तान के साथ मसला ये, इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री और वो हर प्लेयर को एक दूसरे के खिलाफ प्ले अप करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। भारत के पास बहुत डीप पॉकेट्स हैं और वो उन पॉकेट्स में डिग करके इजरायली पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पे एक जंग काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान की जो सरजमीन है उसको वो हमेशा से हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करते रहे। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यही तालिबान रिजीम थी 2019 में, जब ये चीख के कहते थे कि भाई ये टेररिस्ट आ गए और ये सारा कुछ, बस टाइम चेंज हो गया। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। वही है जो अपनी एम्बेसी खोल के उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं, हम ये भी कहते हैं ना जी, दुश्मन का दुश्मन, ये हिंदुस्तान का मीडिया ही कहता है जी, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। तो अब अफगानिस्तान इस वक्त उनका दोस्त है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलमा, थैंक यू वेरी मच जी। मेजर जनरल समरेश सालेक साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। नाज़रीन, ये महज दरिया का बहाव नहीं, ये ताकत, मफाद और बका का बहाव है। सवाल ये है कि पाकिस्तान अब भी मुज़ाकरात के बहाव में बहेगा या अपनी हिकमत अमली का रुख खुद मुतय्यन करेगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकराती पेशकश को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर कोई मुआहदा दबाव के तहत होगा तो वो डील नहीं, गुंडागर्दी समझी जाएगी। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और ईरान ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA से ताउन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन तवानाई के लिए है, जबकि मगरबी ताकतें इसे एटमी हथियार बनाने की कोशिश करार दे रही हैं। यह कशीदगी सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं बल्कि आलमी सफारतकारी के तवाज़ुन को भी चैलेंज कर रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है आसिफ दुरानी साहब ने, पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं ईरान के अंदर। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। दुरानी साहब, फरमाइएगा, खमेनी का ट्रंप के मुज़ाकराती पेशकश को मुस्तरद करना, क्या ये ईरान की मज़ाहमती खारजा पॉलिसी का इजहार है जो दुनिया को बता रही है कि तेहरान अब दबाव में नहीं आएगा, या कुछ और? मेरे ख्याल में
तेहरान ने जस्टिफाइड है, क्योंकि उसके साथ जो किया गया बावजूद इसके कि जब वो IAEA कंडीशंस को पूरा कर रहा था और IAEA जो है वो इस मामले में तेहरान के अंदर मौजूद भी था, तब उसके बावजूद ईरान की 3 फैसिलिटीज़ फर्दो, नातांज और इस्फहान में अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया। तो ये ऐसा है कि इसमें इस तरह के दबाव की सूरत में यकीनन ईरान नहीं करेगा। पिछले 40 साल से ईरान रेजिस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये उनकी पॉलिसी, अमेरिका की पॉलिसी, उसकी भी एक लिमिट है। और दूसरा ये है कि पहले जो ख़तरा होता था वो फौजी या आप समझे मिलिट्री एक्शन का था। इस वक्त अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी फौजों को ईरान के अंदर भेज सके, या फॉर दैट मैटर इजराइल भी नहीं। तो सारी जंग जो है वो मिसाइलों की होगी, ड्रोन्स की होगी, जो है एयरक्राफ्ट वो यूज़ करेंगे, जंगी जहाज़ यूज़ करेंगे। तो उससे जो है आप इमारतों को तबाह कर देंगे, लेकिन लोगों की विल को आप उस तरह से जो है वो नहीं कर सकते कि वो सरेंडर करें। वेरी राइट। तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगी। ठीक। दुरानी साहब, एक और चीज़, ईरान ने अभी जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं, IAEA से उधर से क्लैरिटी मिली, उनसे उन्होंने बताया कि किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, उससे ताबुन अब ख़त्म किया है। इस बात का ऐलान है कि ईरान अब जौहरी मुआहदों पर नहीं बल्कि अस्करी खुद मुख्तारी पर इन्हिसार बढ़ाने जा रहा है। इसको, इस पर्सपेक्टिव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जब आप न्यूक्लियर डील जब हुआ, जिसे जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA कहते हैं, 2015 में साइन होता है। ईरान को एश्योरेंसेस दी जाती हैं कि उस पर जो UN रिलेटेड सैंक्शन उठा ली जाएंगी। उसके बाद जो है वो यूरोप की तरफ से उस ईरान के साथ तिजारती कंसेशंस भी होते हैं। फिर 2018 में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो JCPOA से निकल जाते हैं। ठीक। इसका मतलब ये है कि उन्होंने JCPOA इस न्यूक्लियर डील को ही उन्होंने सैबोटेज कर दिया। ठीक। जब वो सैबोटेज हो गया तो इसलिए उस एग्रीमेंट की अहमियत ही नहीं रहती। आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो ईरान को तो पाबंद कर दें और ख़ुद जो है हर तरह से मुबर्रा हो जाए। ये जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होता, अनलेस आप जो है किसी को बिल्कुल ही सरेंडर करने पे मजबूर कर दें। तो वो इस वक्त ईरान के साथ सूरत हाल नहीं है। तो अमेरिकन इस मामले में गलती करेंगे। और उससे बढ़कर ये है कि ईरान अकेला नहीं है। खित्ते के अंदर उसने अपनी ऐसी पोजीशन बनाई है जिसके साथ उसके चाइना भी एलाय है, उसका रशिया भी उसका एलाय है, और उसको खित्ते में ऐसे फौरी तौर पे किसी और मुल्क का ख़तरा भी नहीं। बिल्कुल ठीक। यही चीज़ मैं आगे लेके जाना चाह रहा था। ईरान हमने देखा डिटरेंस नहीं बल्कि डायरेक्ट रिस्पांस पॉलिसी अपनाने जा रहा है। सर, ये जो रिस्पांस पॉलिसी है ये कितनी अहम है, और अहम से ज़्यादा कितनी इफ़ेक्टिव है? जब हम इस पूरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं, कोई इस वक्त थ्रेट भी नहीं है, जो बाकी के ममालिक हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसको आप कितना इफ़ेक्टिव समझ रहे हैं? देखिए, अभी तक तो है, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि अमेरिका कितनों को जो है मज़ीद प्रेशराइज कर सकता है, खुसूसन गल्फ स्टेट्स को। लेकिन ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन गल्फ स्टेट्स को भी ये इस बात का जो है वाज़ेह तौर पे मालूम है कि वो अमेरिका उनके रेस्क्यू को नहीं आएगा, और ख़ित्ते के अंदर वो भी ईरान के साथ उस तरह की दुश्मनी लेने की ना पोजीशन में हैं और ना वो लेना चाहेंगे। तो इसलिए एक तरह का स्टेलमेट है अमेरिकन के लिए। इजराइल के लिए भी उसी तरह की मुश्किलात हैं, और इजराइल के ख़िलाफ़ बहरहाल एक जो है नफ़रत पाई जाती है ख़ित्ते में, बाकी दुनिया में भी। तो उसने जिस तरह का जेनोसाइड की पॉलिसी अगेंस्ट पैलेस्टीनियन रखी है, तो वो नहीं, और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। और उसके साथ ही अमेरिका को भी वो इक्वली जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव साइंड शर्म एल शेख एग्रीमेंट। और आपने अभी भी देख लिया कि इजराइल जो है वो अपनी हरदर्मी से पैलेस्टीनियंस के खिलाफ अभी भी अपनी जो है वो जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। वेरी राइट। सर, IAEA से अलहदगी का फैसला, क्या तेहरान, क्योंकि ये भी एक बड़ी डिबेट है कि तेहरान समझता है कि आलमी इदारे नज़रियाती निगरानी की बजाय जसूसी का किरदार अदा कर रहे हैं, क्या ये भी एक रीज़न है यहाँ से एग्जिट होने की? मेरे ख्याल में IAEA से अलहदगी तो नहीं की है ईरान ने, ईरान उसका मेंबर है, लेकिन उसके वो जो अंडर द JCPOA एग्रीमेंट
जो उन पे पाबंदियां आई थी उन्होंने उसको जो है फ्रीज कर दिया इस वक्त। तो इसलिए आप ये नहीं, हाँ अगर मुज़ाकरात किसी जो है सही सिमत में जाते हैं और उसमें गिव एंड टेक जो है वो उसका एलिमेंट अगर बरकरार रहता है और ये जो सिग्नेटरीज हैं JCPOA के वो इस मामले में मान जाते हैं और ईरान पर से सैंक्शन हटाते हैं तो तब कुछ बात बन सकती है, वरना तो ठीक है, फिर ये जो स्टेलमेट है ये रहेगा। बिल्कुल ठीक। ये जो इस वक्त सर करंट सूरत हाल है, इसमें क्या ईरान की सख्त ये जो पॉलिसी है मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को आपको लगता है बदलने में कोई हिकमत अमली किरदार अदा कर सकती है, या ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक वाज़ेह इशारा, एक मैसेज है कि अब मज़ीद पसपाई का वक्त गुजर गया है ईरान की तरफ से? ईरान ने एक रैशनल ये रखा है, खित्ते के अंदर उन्होंने टेंशन्स को कम करने की कोशिश की है। यही वजह है कि सऊदी अरबिया के साथ उन्होंने चाइनीज़ मीडिएशन से हालात को बेहतर किया और बाकी गल्फ स्टेट्स के साथ भी उन्होंने इम्प्रूव किया है। कतर के साथ उनके पहले से अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने अपने आप को जो है इस लिहाज से तो खित्ते के अंदर महफूज रखा है। लेकिन जो टेंशन है वो असल में इजराइल का है और ईरान का है। लेकिन ये भी एक जगह अपनी जगह हकीकत है कि पिछले साल से ईरान को सेटबैक पहुंचा है। ईरान को सेटबैक पहुंचा इराक में, सीरिया में, लेबनान में, फिर हमास की भी टॉप लीडरशिप उड़ा दी इजराइल ने। Exactly. वो एक उनको सेटबैक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान जो है बिल्कुल ही आउट हो गया। ईरान में भी डाउन बट इट्स नॉट आउट। ओके जरा साहब, लास्ट जरा ये बताइएगा कि दुनिया, अगर अब हम इसको एनालाइज करें, दुनिया अब ईरान के साथ कैसे पेश आने जा रही है? क्योंकि अगर ताकत ही फैसला करेगी तो अमन की गुंजाइश कहाँ बचेगी? नहीं, ताकत उस तरह से डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि ईरान अकेला नहीं और ईरान के पास मेरे ख्याल में वो सलाहियतें मौजूद हैं। उसने ये इसका इजहार भी कर दिया। इजराइल के साथ जब उनके जो है मिसाइल एक्सचेंज हो रहे थे, इजराइल ने जो है बड़ा जोम के साथ ये ऐलान किया कि उनके पास आयरन डोम है जो इनकमिंग मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान के मिसाइल्स जो है इजराइल के अंदर पेनिट्रेट किए, उन्होंने आयरन डोम को पेनिट्रेट किया। तो ये इस बात का आमाज है कि ईरान ने अपने अंदर वो सलाहियत पैदा की है जिसके तहत वो उनको बराबर का जवाब दे सकता है। अगर पूरा बराबर का भी नहीं दे सकता, लेकिन उनको यकीनन नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिर दुरई साहब, फिर वही बात है ना कि ये चीज़ फिर सेटल होते आपको नज़र आ रही है? ये जो इस वक्त खamenei साहब का रिस्पॉन्स है, जिस तरह ईरान रिस्पॉन्स दे रहा है, ये तो एक ऑल टुगेदर एक और सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। सो इसको फिर आप कैसे देखेंगे? देखिए, इट टेक्स टू टू टैंगो। हाँ। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। हाँ। तो इसलिए अब खamenei साहब ने तो रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने तो ये कहा कि हम आप पे यकीन नहीं करते, आपको अपना ट्रस्ट जो है पैदा करना होगा, और उसमें अमेरिका ने उस ट्रस्ट को मजरू किया है। अमेरिका जो है एक क्रेडिबल इंटरलॉक्यूटर नहीं है। यही वजह है कि उसने जो है न्यूक्लियर डील या JCPOA से विड्रॉ किया, और बड़ा ब्लेटेंटली विड्रॉ किया। बल्कि उस वक्त तो ये उम्मीद हो चली थी कि जो डिसआर्मामेंट मशीनरी है जो कि पैरालिसिस का शिकार थी, ये JCPOA के साइन करने के बाद एक उम्मीद हो चली थी कि जो डिसआर्मामेंट मशीनरी है वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगी। लेकिन उसको जो है वो बहुत बड़ा जख्म पहुंचा। तो इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ईरान पे नहीं डाल सकते, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल अमेरिका पे है। वेरी राइट, वेरी राइट। आसिफ दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी। नाज़रीन, रोशनी में सब्ज हलाली परचम लहरा रहा है। हवा के हर झोंके के साथ इसके सितारे फ़ख्र, कुर्बानी और अज़्म की कहानी सुनाते हैं। ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी सरज़मीन की हिफाजत की, बल्कि आलमी महफ़िलों में अपनी आवाज़ को इज़्ज़त के साथ मनवाया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान को खित्ते का सफारती फातेह करार दिया है। गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के साथ ताल्लुकात में नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। दफ़ाई मुआहदे मजबूत हुए हैं, तजारती राहें खुली हैं और इक़्तिसादी मंसूबों ने पाकिस्तान को आलमी सफारतकारी के नक्शे पर एक फ़ाल और असरअंगेज़ रियासत बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़
का दलेराना दिफा किया है और दुनिया को बताया है कि अमन, इस्तेहकाम और शराकत दारी ही इस खित्ते का मुस्तकबिल है। ये कामयाबी सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये एक ऐलान है कि पाकिस्तान अब ताबे नहीं, कायदाना किरदार अदा करने वाला मुल्क है। यह पाकिस्तान का नाज़रीन एक नया बाब है, फ़ख्र, ताकत, वक़ार और उम्मीद से भरा हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास में रियासती हुकूमत की कारकर्दगी, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और सियासी सिमत पर तफसीली मशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक नंबर गेम मुकम्मल है और तब्दीली अब महज ऐलान का इंतज़ार है। सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया और कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क दिया, जिसमें मुस्लिम लीग नून की कमेटी के सरबरा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मिशन वाज़िया है। पीपल्स पार्टी अब नया वज़ीर आज़म लाने की तैयारी कर रही है और सदर ज़रदारी ने चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी दे दी है। नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन, सरदार याकूब और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेर गौर हैं। जाले रहनुमा कहते हैं कि अगर अनवारुल हक खुद इस्तीफ़ा दे दें तो ठीक है, वरना अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये फैसला सिर्फ नंबर गेम की हद तक है या वाकई पार्टी के कारकर्दगी और क़यादत के फैसलों की बुनियाद पर किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कायरा साहब, फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद चौधरी अनवारुल हक को वज़ीर आज़म बनाया, अब उन्हें हटा रही है, असल वजह क्या है? नाकामी है, इख्तलाफ राय है, या मरकज़ से अब किसी और की तरफ देखा जा रहा है? देखिए, अनवार साहब की जब से हुकूमत बनी, बिल्कुल हमारे लोग उनके साथ वजीर थे, लेकिन वजीर बेख्तियार ही थे। पहले 6 महीने तो वजीर बना दिए, लेकिन उनको पोर्टफोलियो नहीं दिए। उसके बाद भी वजीर को इवन पोस्टिंग तो वो नुमाइशी वजीर तो अब ये सारा कुछ तो अपनी जगह, इसका सियासी नुकसान भी अपनी जगह, लेकिन जो कश्मीर के अंदर मौजूदा पिछली दिनों में जो सूरत हाल पैदा हुई, पहले भी एक दफ़ा हुआ, फिर दोबारा ये जो कमेटी के जरिए मुतालबात की और तशद्दुद की जो सूरत हाल पैदा हुई, वो तो अटर मतलब नेगलिजेंस की मिसाल है और नालायकी की मिसाल है। उसके ऊपर यकीनन सारी जमातें मुतफक्र हैं और हम समझते हैं कि ये मसले का हल करने की बजाय मसले की वजह बन गए। लिहाजा हमारी जमात ने यह फैसला किया, मुस्लिम लीग ने भी हुकूमत से अलग होने का फैसला किया है। हमारी जमात ने यह फैसला किया है कि हम क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं इस वक्त, तो हमें हुकूमत फॉर्म करनी चाहिए। हालांकि हुकूमत जो है ये बुनियादी तौर पे तो इस वक्त जिम्मेदारी है ना जी, हुकूमत कोई इस वक्त जब इलेक्शन की आमद है जी, और इसके नज़दीक पहुंच के हुकूमत लेना जो है ये खासा बड़ा रिस्क है, क्योंकि लोगों की नाराज़गी का जो है वो आपको सामना होगा कल। बिल्कुल ऐसे। और इसके अंदर हमें देखना चाहिए, लेकिन अब फिर भी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि हुकूमत बना के हम स्टेबिलिटी लाएं सियासी जमातों के अंदर। और अब जो कमेटी के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए थे, उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 दफ़ा कहा है कि भाई उन पे अमल दरामद फौरी तौर पे करना चाहिए हमें। वो अवाम के वादे हैं, वो अवाम से किए हुए वादे हैं, उसके पूरा करना चाहिए उनको, लेकिन उनके ऊपर भी पूरी तरह अमल नहीं कर पा रहे। तो किसी और क्राइसिस से पहले इसका इलाज निकालना चाहिए, चीज़ों को सेटल करना चाहिए और फिर एक मुनसिफाना इंतखाब की तरफ जाना चाहिए। फ्री एंड फेयर इंतखाब जो है वो कश्मीर के मसले का हल है, ताकि वहाँ की जनरल लीडरशिप जो है वो आए, वोट के जरिए आए
और जो भी जिसकी भी हुकूमत हो वो चलाए हुकूमत। वेरी राइट। तब्दीली का आपने बताया कारकर्दगी एक बड़ी बेसिक बुनियादी वजह है इस सूरत हाल में। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आज़म जो रहे हैं, जो इस वक्त हैं, वो पार्टी क़यादत के फैसलों के मुताबिक भी नहीं चलते। और ये भी एक डिबेट है कि जी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर वैसे वो नहीं हटते तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया जाएगा। ये सूरत हाल क्यों इमर्ज हो रही है? देखिए क्या तरीका होता है, आप उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहते हैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं या वो इस्तीफा दे देते हैं। नॉर्मली तो यही होता है कि जब उनके वज़रा उनके साथ नहीं चलते, जमातें अलग हो जाती हैं तो वो रिजाइन कर देते हैं। अगर वो रिजाइन नहीं करते तो उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाती है। ये एक प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर का एक रास्ता होगा। अभी मुझे पता नहीं कि वो रास्ता क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अभी इस पे ऊपर कोई फैसला नहीं है। लेकिन ये बहरहाल फैसला है कि मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं चला जा सकता और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। बिल्कुल ठीक। नए वजीर आज़म के नाम पहले से कुछ तयशुदा हैं, मशावरत की जा रही है? क्या फैसला पहले हो चुका है, ऐलान बाद में होगा? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जी ऑलरेडी 2-3 नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, उनमें से कोई वजीर आज़म होगा आज़ाद कश्मीर का। देखिए जो जमातों के अंदर मशावरती अमल होता है वो तो हमारी जमात में हो गया, अभी भी जारी है। बिलावल साहब ने कल मीटिंग की थी अपनी पार्लिमानी पार्टी के साथ, हमारे साथ, अपनी पार्टी के बाकी लोगों के साथ अलग अलग, फिर सदर साहब के साथ जाके पार्लिमानी पार्टी को। तो ये मशावरती अमल था सारा। ठीक। और अभी भी फाइनल फैसला उन्होंने अनाउंस नहीं किया, वो मशावरती अमल को जारी रखे हुए हैं। और उसके बाद एक आध दिन में कोई हम अपना लाएमल जो है वो फाइनल करेंगे। जहां तक नाम है, पार्टी के अंदर जो लोगों मोस्ट प्रोबेबली होते हैं ना जी, वो अमकान ही होता है कि जो सीनियर लोग हैं उनमें से कोई होगा। वो 2-3 नाम जो मार्केट में इस वक्त चल रहे हैं वो सीनियर मोस्ट लोग हैं, बड़े काबिल एहतराम तजर्बाकार लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर हमारे पार्टी सदर हैं चौधरी यासीन साहब तो बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, वो 4-5 दफा MLA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, पार्टी के सदर रहे हैं, वो इस वक्त स्पीकर हैं, बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, बड़े वेल रिस्पेक्टेड है। इसी तरह सरदार याकूब साहब हैं, वो साबिक़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो साबिक़ा सदर हैं। लेकिन ये नहीं है कि उन्हीं में से हो सकता है कोई और नाम भी हो जाता है। तो मैं अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ठीक। अदम एतमाद के लिए नंबर गेम मुकम्मल बताई जा रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी है, तो फिर हमायत कहां से आ रही है, इसको भी थोड़ा सा बताएं हमें। ये जो स्ट्रेटजी की चीजें होती है ना जी, ये मीडिया पे डिबेट का बलस वक्त नहीं हो सकती। ठीक, चले ये क्वेश्चन रहने देते हैं। अच्छा, अब अगला एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आज़ाद कश्मीर का ये जो सियासी फैसला है, ये आप वाकई जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को इसका फैसला करना है, क्या ये वाकई मुजफ्फराबाद में हो रहे हैं? क्योंकि एक एलिमेंट ये भी कह रहा है कि जी फैसलाबाद तो इस्लामाबाद में हो चुके हुए हैं, अब सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। देखिए बात यह है कि फैसला कश्मीर के अपने नुमाइंदे करते हैं। ठीक। उन्हीं नुमाइंदों से मशवरा हो रहा है। यहाँ पे मेरी जमात ने अगर मशवरा किया है तो पार्लिमानी पार्टी से किया है, सदर साहब ने किया है तो पार्लिमानी पार्टी से किया है। हमें अगर पार्टी ने भेजा था कमेटी में तो वो पार्टी ने भेजा था, और किसी तरीके से हम नहीं गए थे। मुस्लिम लीग की भी यही सूरत हाल है, क्योंकि हमारी मदर पार्टियां पाकिस्तान में हैं, तो वहाँ उनसे पार्टी की लीडरशिप से भी मुशावरत की जाती है। हम आपस में मिलजुल के चल रहे होते हैं ना। बिल्कुल सही। हम एक दूसरे के कोई सेपरेट जमातें तो नहीं है। सो पार्टी की आदत के साथ मुशावरत इस्लामाबाद में हो सकती है आसानी से, लेकिन फैसला थोपा नहीं जा रहा। उनके अपने चुने हुए नुमाइंदों और पार्टी के सीनियर क़यादत जो वहां की है, उन्हीं से मुशावरत के जरिए हो रहा है। वेरी राइट। एक और सवाल, अगर अनवारुल हक खुद इस्तीफा नहीं देंगे तो पीपल्स पार्टी अपनी ताकत और नंबर गेम के बल पर इन्हें हटाने में कामयाब हो जाएगी। जब प्राइम मिनिस्टर आप लोगों का है पीपल्स पार्टी का, तो ये इस तरह की चीजें क्यों कश्मीर असेंबली से बाहर आ रही हैं? ये प्रोबेबल होते हैं ना जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक तरीका है कि वो रिजाइन कर देते हैं कि उनकी हमायती जमातें छोड़ गई हैं, वजीर इस्तीफे दे रहे हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं। एक तरीका है कि अगर वो कहते हैं जी नहीं, वो असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं। एक तरीका है कि जी वो अगर नहीं छोड़ते तो फिर हम उनको उनके खिलाफ अदम एतमाद कर देते हैं। तो ये तरीके हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है।
बिल्कुल ठीक है। कमरजमान कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बिल्कुल नाज़रीन, सियासत के इस मोड़ पर असल सवाल नंबर गेम नहीं है, नीयत और सिमत का है। क्या ये तब्दीली वाकई अवामी एतमाद बहाल करेगी या सिर्फ पार्टी के अंदर ताकत की नई सफबंदी करेगी? अगर फैसले अब भी मुजफ्फराबाद की बजाय इस्लामाबाद में होते हैं तो फिर आज़ाद हुकूमत की खुद मुख्तारी महज एक उन्वान बनकर रह जाएगी। अब सबकी नज़रें पीपल्स पार्टी के अगले कदम पर हैं। क्या ये हिकमत अमली रियासत में इस्तेहकाम लाएगी या एक नया सियासी बहरान जन्म लेगा? फ़िलहाल सियासत का दर्जा हरारत मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक बुलंद है और सब मुंतज़िर हैं कि अगला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन होगा और उसका फ़ैसला कहाँ से आएगा। नाज़रीन, जब इंसाफ ने खामोश अजियत सहने वाली हर औरत की सदा को सुना तो ये साबित हो गया कि हर इंसान के जज्बात और हक़ की हिफाजत कानून से भी ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस आयशा मलिक ने मई 2024 के पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ खातून की दरख्वास्त पर खुला के केस में फ़ैसला दिया है कि औरत की मर्ज़ी के बग़ैर अदालत खुला नहीं दे सकती। अज़दवाजी ज़िंदगी में जिस्मानी या ज़हनी अजियत, झूठे इल्ज़ामात, गालम गलोच या ज़बरदस्ती रखना भी जुल्म के ज़ुमरे में आता है और अगर इज़दवाजी ज़िंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो औरत को निकाह ख़त्म करने का हक़ हासिल है। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के फैसले कलअदम करार दिए और वाज़िया किया कि खुला के लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी नहीं, औरत को अपना मेहर वापस करने की ज़रूरत नहीं और इंसाफ की रोशनी हर जुल्म के ख़िलाफ़ मुस्तकिल कायम रहती है। ये फ़ैसला हर औरत के लिए उम्मीद की किरण है, एक पैगाम है कि जुल्म के अंधेरों में भी इंसाफ की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। हर दर्द और हर खामोश चीख को सुना जाता है और हर औरत को अपने हक़ के लिए खड़ा होने की हिम्मत दी जाती है। ये वो रोशनी है जो खौफ, मायूसी और जुल्म के साए के बावजूद औरतों के दिलों में हौसला पैदा करती है और बताती है कि इंसाफ हर जुल्म के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर पहुँचता है। हर घर, हर दिल, हर औरत के लिए ये याद दहानी है कि इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का हक़ हर किसी का पैदाइशी हक़ है और आज इस हक़ की हिफाजत के लिए एक मजबूत कदम उठाया गया है। इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।